हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेटालर्जी। तो आइए सबसे पहले मेटालर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर। जब धरती से हम किसी मटेरियल को, जैसे मिनरल को लेट से निकालते हैं और उससे किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसी सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटालर्जी। तो बेसिकली क्या हो गया, इट इज़ द साइंटिफिक and technological process to extract or isolate a metal from its ore ठीक है, उसे हम मेटालर्जी कहते हैं। अब बेसिकली वर्ड आता है कि ओर क्या होता है। तो ओर के साथ में एक और वर्ड है जिसे हम कहते हैं मिनरल्स। तो इन दो वर्ड्स को अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ओर्स एंड मिनरल्स। तो देखिए मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स वो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, जो हमें क्या करते हैं, अर्थ से ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स आर द केमिकल कंपाउंड्स obtained from अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, अब अर्थ से हमें कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड जरूर मिलेगा फॉर्मूला, तो हमें क्या है, वो सारे मिनरल्स हो गए। और क्या होते हैं, तो ओर्स आर द मिनरल्स from which a metal can be extracted economically and efficiently। आपके पास भी मिनरल्स तो बहुत सारे हो गए, जैसे कि आप राजस्थान की धरती में जाओगे तो वहाँ भी अगर जहाँ पे एल्यूमिनियम कोई भी है, आयरन, हर एक कंपाउंड जरूर मिल जाएंगे। कई टन में 2-3 ग्राम तो कंपाउंड्स आपको एल्यूमिनियम जरूर मिलेगा, आयरन जरूर मिलेगा। लेकिन क्या हम उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेसिकली और क्या हो गए, और वो मिनरल्स हो गए जिससे हम क्या कर रहे हैं कि किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि आपके पास में उसमें उस पर्टिकुलर मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके पास में हम कहते हैं ना कि आयरन के जहाँ पे माइनिंग हो रही होती है, तो आयरन की माइनिंग में वहाँ पर बड़े बड़े लम्प्स मिलते हैं, कई टन में आपके पास में आयरन प्रेजेंट होता है उस छोटे से एरिया में। इम्प्योरिटीज़ मतलब बहुत कम हो, ज़्यादा नहीं हो। ज़्यादा अगर सैंड और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई तो उससे एक्सट्रैक्ट करना टफ हो जाएगा काम, और प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए ओर्स वो हैं, वो मिनरल्स हैं जिससे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं कुछ और बेसिक वर्ड्स में जाते हैं, मैट्रिक्स एंड गैंग में जाते हैं। बेसिकली पहले मैट्रिक्स और गैंग। मैट्रिक्स और गैंग ये है, द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद, द इम्प्योरिटीज भी कौन सी, अर्थी एंड सिलीशियस। सिलिका और अर्थ से जो आती है, सैंड वैंड ये सब, ये वाली इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद और। तो ये इम्प्योरिटीज और के साथ में एसोसिएटेड है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मैट्रिक्स और गैंग कहते हैं। उसके बाद में एक वर्ड आता है ड्रॉस। और ड्रॉस किसे कहते हैं, तो ड्रॉस देखिए, द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मेटल्स, मेटल्स के साथ में एसोसिएटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉस कहते हैं। ठीक है। ऑब्टेन्ड एसोसिएटेड विद मेटल्स, आगे ये भी लिख सकते हो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम और थ्रू वेरियस
वेरियस मेटालर्जिकल प्रोसेस। आप जब और से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वेरियस मेटालर्जिकल प्रोसेस जानने के बाद में जो इम्प्योरिटीज़ बाद में एसोसिएट होती है मेटल के साथ में, उसे हम ड्रॉस कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि अबंडेंस ऑफ ओर के बारे में, कि क्या है अबंडेंस ऑफ मेटल के बारे में अर्थ क्रस्ट में। तो देखिए, अबंडेंस ऑफ मेटल, अबंडेंस ऑफ मेटल या एलिमेंट देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आइए आपके पास में कि अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो है एल्यूमिनियम, जो कि 8.3% पाया जाता है बाई वेट अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अच्छा, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो है आयरन, अराउंड 5% ये पाया जाता है। थर्ड मोस्ट आपके पास में मेटल जो है वो है कैल्शियम। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एल्यूमिनियम और आयरन तक काफ़ी है, कैल्शियम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहा जाए अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो वो है हमारे पास में ऑक्सीजन, 46.6% पाया जाता है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो हमारे पास में है सिलिकॉन, 27.7%। ये बेसिकली नॉन मेटल्स आ गए, इसलिए हमने मेटल्स में कंसिडर नहीं किया, इनको एलिमेंट्स में कंसिडर्ड किया। यहाँ पर आपके पास है मेटल्स की बात हो रही है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो एलिमेंट्स की, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एलिमेंट एल्यूमिनियम है जो कि मोस्ट अबंडेंट मेटल है, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे काउंटिंग आएगी। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूँ तो देखिए, एटमॉस्फेयर में क्या है आपके पास में, नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये कितनी है? अराउंड 78% बाई मास है, टोटल मास का 78% नाइट्रोजन है। फिर O2 होती है, ठीक है, वो कितनी है? 21% अराउंड बाई मास, दोनों ही बाई मास है आपके पास में। तो ये याद रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको। एटमॉस्फेयर का अलग होना चाहिए, अर्थ क्रस्ट का अलग होना चाहिए। क्लियर है? अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओर देखते हैं, बेसिकली क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओर। तो ओर को बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास में नेटिव ओर एक फॉर्म ये हो गई। यहाँ पर आ गया कंबाइंड फॉर्म। नेटिव ओर वो होते हैं जिसमें मेटल क्या हो, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में हो, एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, वो किसी के साथ में कंबाइंड नहीं है, मतलब कोई ऑक्साइड नहीं बना रखा, कोई सल्फाइड नहीं बना रखा, कोई कार्बोनेट नहीं बना रखा। इस टाइप से हम उसे क्लासीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल Ag, Au, Pt। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये अपने कंबाइंड नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म में हम कह देते हैं आपके पास में क्या क्या फॉर्म पाई जाती है, इनको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। आपके पास में हो गए हेलाइड और ऑक्साइड, सल्फाइड, उसके बाद में कार्बोनेट, सल्फेट। ठीक है, इस हिसाब से हम और कर सकते हैं। नाइट्रेट, तो हम ये डिवाइड कर सकते हैं इनको कई टाइप से। यहाँ पर आपके पास में हो गए हैं हेलाइड और ऑक्साइड और सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट। ठीक है, अब हम कुछ बेसिकली एग्जांपल्स देखेंगे और के क्या क्या और हैं। तो देखिए, सम इम्पोर्टेंट और आपके पास में
आयरन है, आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये इसके दो ऑक्साइड्स और हैं, Fe2O3, Fe3O4। फिर आता है सिडेराइट जो कि FeCO3 होता है, आयरन पायरेट्स FeH2। ये पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर जिंक ब्लेंड, जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक ब्लेंड ZnS जिसको स्फालराइट भी कहते हैं, फिर जिंसाइट, कैलेमाइन। कॉपर की अगर बात करें तो Cu2O क्यूपराइट, फिर मेलेसाइट, ठीक है, मेलेसाइट CuCO3.CuOH ट्वाइस है, एजुराइट 2CuCO3.CuOH ट्वाइस है। यहाँ पर एक CuCO3 मॉलिक्यूल के साथ में एक CuOH ट्वाइस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दो CuCO3 मॉलिक्यूल के साथ में एक CuOH ट्वाइस का मॉलिक्यूल है। कॉपर पायराइट CuFeH2, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, यहाँ पर XH2O भी आ जाता है जनरली, डायस्पोर Al2O3.H2O और कोरंडम Al2O3, ठीक है। ये सारे के सारे ऑक्साइड और हैं। ऊपर वाले दो हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। फिर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम आपके पास में हो गया लाइमस्टोन CaCO3, डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है। लेड PbS सल्फाइड और हो गया, एंजलेसाइड सल्फेट और हो गया PbSO4, सल्यूसाइड कार्बोनेट और हो गया, मैग्नीशियम इप्सम सोल्ट MgSO4.7H2O, मैग्नेसाइट MgCO3। मैग्नीशियम के लिए हम डोलोमाइट भी बोल सकते हैं CaCO3.MgCO3, ये यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। मैं इस पेज में ज़्यादा से ज़्यादा और लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एक ही बार उसको लिया है, वापस रिपीट नहीं किया। सिल्वर आर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लास Ag2S, हॉर्न सिल्वर AgCl, टिन स्टोन कैसीट्राइट SnO2, क्रोमाइट FeCr2O4, सिनेबार HgS, मरकरी का और है ये क्रोमाइट और क्रोमियम का और है, टिन स्टोन जो है वो Sn का और है, ठीक है। पायरोलुसाइट ये मैग्नीज का और हो गया, सिल्वाइन ये पोटेशियम का और हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में इतने और हैं। हम बेसिकली मेटल्स की बात करते हैं, इसमें नॉन मेटल्स की बात नहीं करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके आगे फिर नई बात करते हैं कि बेसिकली कौन कौन सी मेटालर्जी में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जनरल आइडिया हम किस किस तरीके से जाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास में मेटालर्जिकल प्रोसेस कौन कौन सी है। मेटालर्जिकल प्रोसेस तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले माइनिंग करने से हमें ओर मिला, ओर के बड़े बड़े लम्प्स मिलेंगे टन में, उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो सबसे पहली प्रोसेस हो गई है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ओर में पहले उन्हें क्रश किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा, उसके बाद में उसे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सेकंड जो प्रोसेस है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ओर से हमें क्या मिलेगा, जो पाउडर्ड ओर है उससे कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना पड़ेगा, यानी सेकंड टर्म में कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब कि जो इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड है, मैट्रिक्स और गैंग, जो अर्थी और सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड है उन्हें रिमूव करना है, जिसको हम ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कह देते हैं या और ड्रेसिंग भी कह देते हैं। फिर उसके बाद में बेनिफिकेशन ऑफ और ये आपके पास में टर्म्स हो गए। थर्ड फिर हम बात करें, ठीक है, थर्ड आपके पास में हो गया है कंसंट्रेटेड और कन्वर्ट हो गया है। कंसंट्रेटेड और से हमें क्या करना है बेसिकली, इस बार बोलिए, क्रूड मेटल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल या कह दो कंसंट्रेटेड और इनटू क्रूड मेटल, और इसमें हम बेसिकली करेंगे वो है रिडक्शन की प्रोसेस हेल्प करेंगे। फिर फोर्थ आ गया आपके पास में लास्ट प्योरिफिकेशन
प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ ओर। ये 4 प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्रशिंग करेंगे, फिर कंसंट्रेशन करेंगे, फिर क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम कहेंगे प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो सबसे पहले आइए हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया, हेडिंग डालिए, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो देखिए, जो क्रश करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास में जॉ क्रशर से इस्तेमाल करते हैं, जो क्रशर से। क्या होता है कि जैसे आपके पास में इस टाइप की शेप के 2 होंगे, यहाँ पर ये देखिए, ऐसे मैं इनको ऐसे रख देता हूँ, बीच में और रख दिया, ये आपस में और को ऐसे दबाएंगे और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसे हम जॉ क्रशर कहते हैं। फिर जो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, उसे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्राइंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्राइंडिंग। और ग्राइंडिंग बेसिकली की जाती है किससे? आपके पास में एक मील होती है, ग्राइंडिंग मील जिसे हम कहेंगे, ठीक है, ग्राइंडिंग मील। इसमें क्या होता है, आपके पास में जो 2 अपोजिटली चार्ज व्हीकल्स रहेंगे, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐड कर दिए जाएंगे और वो पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ से हमारे पास में और आता जाएगा। जैसे चक्की की तरह हो गया, आटा चक्की की तरह, उसमें क्या है, ऊपर से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो जॉ क्रशर से आए उन्हें डाल देंगे हम, वो क्या होंगे, अपोजिटली रोटेट होंगे दोनों पट्टे एकदम, और क्या होगा, वहाँ से हमें पाउडर्ड ओर मिलेगा। बेसिकली क्या होता है, इसका कन्वर्जन क्यों ज़रूरी होता है? इसका कन्वर्जन इसलिए ज़रूरी होता है कि छोटे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे उनकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। वर्केबिलिटी मतलब कि वो ज़्यादा इजीली रिएक्शन कर सकते हैं, जिस तरह से भी हमें हैंडल करना है इजीली हैंडल कर सकते हैं। उनकी पोर्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बड़े बड़े लम्प्स को कैसे हैंडल करेंगे, उनसे और निकालना मुश्किल हो गया, उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ दबी हुई है, तो पहले वो क्या है कि जब हम उसे क्रश कर देंगे तो अर्थी इम्प्योरिटीज़ डायरेक्ट टच में आ जाएगी, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ने से उनकी वर्केबिलिटी बढ़ गई है, ये है। यहाँ से हमें जो और मिलता है उसे हम पाउडर्ड और या पल्वराइज्ड और भी कहते हैं। पाउडर्ड और पल्वराइज्ड और हम कहते हैं, जो हमें बेसिकली क्रशिंग ऑफ ओर से जो मिला पल्वराइज्ड और, फिर ग्राइंडिंग ऑफ ओर से मिला वो पाउडर्ड और होता है हमारे पास में। नेक्स्ट प्रोसेस हम कल देखेंगे। थैंक यू।